बच्चों आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्लास 11 में ऑलरेडी आपने फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो सबसे पहले शॉर्ट में उसी को रिवाइज करते हैं। व्हाट इज ए? ए आपका बच्चों डोमेन होता है, ठीक है, एंड बी ये आपका होता है कोडोमेन, ठीक है। फॉर फंक्शन, फंक्शन होने के लिए फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए? डोमेन शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों, डोमेन आपका कंप्लीट होना चाहिए। एंड द सेकेंड पॉइंट, ईच डोमेन हैज यूनिक वैल्यू, ठीक है। हर एक डोमेन की अपनी क्या होनी चाहिए बच्चों? यूनिक वैल्यू। आइए जरा इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे एक छोटा सा फंक्शन ले रहे हैं जो मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते हैं, फैन। फैन एक फंक्शन की तरह वर्क करता है, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों हम कुछ इनपुट देंगे तभी जाके हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब वो इनपुट क्या होता है? उस इनपुट का नाम होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है? एयर। सपोज हमने इनपुट दिया 1.5 वोल्ट, तो हमारा आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इनपुट तो हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर बच्चों हमने इनपुट दिया 10,000 वोल्ट जिससे हमारी ट्रेन चलती है, तब भी आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमने 220 वोल्टेज दिया तब जाके बच्चों आउटपुट मिलेगा। तो जरा टॉपिक क्या है? डोमेन शुड बी कंप्लीटेड। डोमेन अगर कंप्लीट है तभी बच्चों आउटपुट मिल रहा है। ईच डोमेन हैज यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? हमको एयर, ठीक। अदरवाइज इनपुट अगर कम है या ज्यादा है या रॉन्ग वैल्यूज है तो आउटपुट भी हमको उसके अकॉर्डिंग रॉन्ग मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट के केसेस में हमारा फैन मूव तक नहीं करेगा। 10,000 वोल्ट के केस में हमारा फैन ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको 11th में पढ़ा होगा। x1, x2, x3, x4 ये प्री इमेजेस होती हैं। y1, y2, y3, y4 ये बच्चों इमेजेस होती हैं। अगर आप लोग भूल गए हैं तो शॉर्ट में हम लिख देते हैं प्री इमेज। प्री इमेज होता है बच्चों x, मींस यहां पे बात कर रहे हैं प्री इमेज का मतलब डोमेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमेज। इमेज होता है y। इमेज का मतलब यहां पर होएगा स्टूडेंट रेंज से। तो अब देखिए x1 पर इमेज में y1, x2 पर y2, x3 पर y3 एंड x4 पर y4। चेक करिए डोमेन, डोमेन कंप्लीट है, ठीक है। हर एक डोमेन पर यूनिक वैल्यू है। चेक करिए बच्चों, एक ही वैल्यू हमको मिल रही है कि नहीं, तो श्योर हो गया इट इज फंक्शन। ये क्या होगा? फंक्शन होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, x1, x2, y1 बच्चों इनकी इमेज सेम है, तो ध्यान दीजिए डोमेन कंप्लीट है, यस। ईच डोमेन हैज यूनिक वैल्यू। गौर से देखिए इसमें हम लोग को सिंगल ही आउटपुट मिल रहा है। x1 पर y1 मिल रहा है, x2 पर y1 मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, दो फैन का जो आउटपुट होता है बच्चों सेम होता है। तो बताइए फैन एक फंक्शन हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब श्योर हो गया इट इज फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दीजिएगा बच्चों। x1 पर 2 इमेजेस हैं, उसने कहा है यूनिक इमेज। डोमेन तो कंप्लीट है बट यूनिक इमेज नहीं, तो क्या लिखेंगे? बिकॉज x1 हैज 2 images, so it is not function, okay। next example ध्यान दीजिएगा। इस एग्जांपल के थ्रू हम रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस भी समझ पाएंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसा एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चेक करिए डोमेन कंप्लीट है, ईच डोमेन पे स्टूडेंट यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज फंक्शन। अब यहां पे रेंज की बात करें, इनपुट के थ्रू जो आउटपुट आते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं? रेंज, ठीक है। इसका मतलब हो गया
इमेजेस। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? y1, y2, y3, y4, y5। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जनरल वे में रेंज या तो छोटी होगी या इक्वल होगी किसके? कोडोमेन के। इक्वल वाला केस भी अभी आएगा। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, डोमेन इनकम्प्लीट है। एक डोमेन पे हमें इमेज मिल ही नहीं पाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज नॉट फंक्शन। भाई एक भी कंडीशन फेक है तो वो फंक्शन नहीं है। तो ये 5 एग्जांपल है फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए कि फंक्शन होगा कि नहीं। ये आपका क्लास 11 का रिवीजन था। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास 11 के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के नाम से ही क्लियर है कि उसकी वैल्यू फिक्स हुई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट हम कुछ भी कर सकते हैं, बट जो आउटपुट आएगा स्टूडेंट वो आएगा ओनली के। ठीक है, केस 1 व्हेन के इज पॉजिटिव। अगर के पॉजिटिव है तो बच्चों आपने 11 में सीखा है लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट केस व्हेन के इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट के अगर नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड होगा के यूनिट, कुछ ऐसे बनेगा फिगर। ओके। थर्ड केस, अगर के बच्चों 0 है तो के 0 का मतलब यहाँ पे होगा y इक्वल 0। और y इक्वल 0 जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मीन्स है जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो आपका बच्चों किसके इक्वल होएगा? रेंज का। तो बोथ आर रियल नंबर। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिए, y इज द फंक्शन ऑफ x होता है तो y इक्वल x। बच्चों ये लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से। ठीक, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f(x) इक्वल मॉड x। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल 0 के केस में, नेगेटिव होगा लेस देन 0 के केस में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसका डोमेन। इसका डोमेन होता है रियल नंबर, बट इसकी जो रेंज होती है वो 0 to इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखिएगा, तो इसका ग्राफ होगा, ये लाइन होगी y इक्वल x। ठीक है, और ये लाइन होगी y इक्वल -x। ओके बच्चों। नेक्स्ट मॉडुलस का सेकंड वेरिएशन मॉड ऑफ x माइनस a। तो इसका भी स्टूडेंट जो डोमेन होता है वो आपका होता है रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस a का एक्सपेंशन भी वैसे ही होगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। x ग्रेटर देन इक्वल है, x लेस देन a। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो स्टैंडर्ड वाले का a यूनिट राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो a यूनिट राइट शिफ्ट होगा y इक्वल x माइनस a और ये होगा y इक्वल माइनस x माइनस a। नेक्स्ट बात करते हैं y इक्वल मॉड ऑफ x प्लस a का। इसका भी डोमेन और रेंज स्टूडेंट सेम होता है, डोमेन रियल नंबर और इसका जो रेंज होगा वो भी सेम होगा 0 to इनफाइनाइट। एक्सपेंशन भी सेम टाइप से होगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। x ग्रेटर देन इक्वल माइनस a और x लेस देन माइनस a। ठीक है, इसमें a यूनिट बच्चों लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब है साइन तो चेंज हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, तो y इक्वल x प्लस a और ये हो जाएगा माइनस x प्लस a। ठीक है बच्चों, बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सेकंड नेम होता है उसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। क्यों? क्योंकि फ्लोर के साइड इसमें इक्वलिटी होल्ड होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों इसका नेम होता है स्टेप फंक्शन। तो इसको या तो स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं या फ्लोर के साइड इक्वलिटी होल्ड करा देते हैं। इसमें जो x होता है वो आपका n से n+1 के बीच लाई करता है। ओके, अब बात करते हैं इसके डोमेन की। इसका डोमेन होता है रियल नंबर और इसकी जो रेंज होती है वो इसके नाम पे ही बच्चों छिपी रहती है, मतलब क्या हो जाएगी, इंटीजर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। n की जगह अगर बच्चों हमने यहाँ पे 1 लिया तो जहां जहां n है वहां वहां 1 आएगा, तो इसका मतलब है x लाई बिटवीन 1 से 2। अब जरा समझिए, फॉर एग्जांपल हमने 1.2 लिया, 1.3 लिया, 1.7 लिया एंड 1.5 लिया। इन सभी का रिजल्ट आपका 1 होगा। उसका रीजन, पहली बात तो इसमें डेसिमल के रूल फॉलो नहीं होते हैं। इसमें देखा जाता है इक्वलिटी कहाँ होल्ड है, इक्वलिटी होल्ड है फ्लोर के साइड, इसलिए सभी का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ समझिएगा। देखिए इसके ग्राफ में ऐसा है, 0 से 1, 0 पे इक्वलिटी होल्ड है, 1 पे ओपन है, इसलिए एरो बना है बच्चों। 1 से 2 पे, 1 पे इक्वलिटी है, 2 पे इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2 से 3। ठीक है, आप थोड़ा बनाते हैं नेगेटिव साइड पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 to 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, -2 to -1। पॉइंट्स लिख देते हैं, -1 -2। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, कौन सा पार्ट है ये, 5th। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का सेकंड नेम होता है सीलिंग फंक्शन। ठीक, अब देखिएगा सीलिंग फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वलिटी सीलिंग के साइड होल्ड करती है। ठीक है, सीलिंग ये हो गया, फ्लोर ये हो गया। ओके, तो इसका बच्चों डोमेन की बात करते हैं। इसका डोमेन होगा रियल नंबर, इसकी भी रेंज इसके नेम पे छिपी रहती है, क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीजर। ठीक है, और इसमें जो x होता है वो लाई करता है n से n+1, बट इक्वलिटी होल्ड होती है सीलिंग के साइड। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए n के प्लेस पे हमने 1 लिया। ठीक है, कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। 1.2, 1.7, 1.5। अब बच्चों देखिए ये सारी वैल्यू आपकी 1 से 2 में लाई कर रही है, तो इन सबका रिजल्ट आपका 2 होगा। अब आप सोचोगे इसमें डेसिमल रूल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऑलरेडी समझाया था, इसमें डेसिमल का रूल फॉलो नहीं होता है। इसमें सिंपल सा रूल क्या फॉलो होता है, जिसपे इक्वलिटी होल्ड होगी वो सबका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब बच्चों इसका ग्राफ समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, 0, 1, 2, 3, कुछ पॉइंट्स लिखने से आपको मेंशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 0 से 1 बच्चों पुट करेंगे, गौर से देखिए, n की जगह 0, तो 0 से 1 आया, 1 पे इक्वलिटी होल्ड है, इसका मतलब है 1 यूनिट आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है बच्चों आपका वो कहां से बनेगा, 0 to 1। ठीक है, 0 पे आपकी इक्वलिटी होल्ड नहीं है इसलिए एरो आई है, 1 पे इक्वलिटी होल्ड है इसलिए डॉट आया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बताइए क्या बनेगा, 1 पे एरो, 2 पे आपका डार्क हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, 0 पर डार्क होगा, -1 पे एरो। नेक्स्ट बताइए, -2 पे एरो, -1 पे डार्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की। ठीक है, इसका सिंबल होता है कर्ली ब्रैकेट x, इसकी वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद रखिएगा ये यहाँ पे जो है इस GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब डिस्कस करते हैं इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर
बट इसकी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, 0 to 1। ठीक है, आइए जरा इसमें कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे 1.2 आपने x को रखा, तो देखिए कर्ली ब्रैकेट 1.2 एंड 1.2। अभी आपने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे जो वैल्यू होती है वो n से n+1 लाई करती है, तो n की जगह आपने 1 पुट करा, ये हो गया 2। तो 1.2 1 से 2 में लाई करेगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा 1। तो 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 आपका होगा 1, तो रिजल्ट इज 0.2। आप चेक कर पा रहे होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 का रिजल्ट 0.2 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों इसका ग्राफ देखिएगा। ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2, इस पे जो वैल्यू है 1 पे आके रुक जाएगी और 1 पे तो होल्ड ही नहीं करना है। बच्चों चेक करिए, यहाँ पे 1 पे ओपन ब्रैकेट है तो 1 पे तो होल्ड ही नहीं करेगा, तो क्या होगा 0 to 1, फिर 1 से 2, फिर 1 से 3, नेक्स्ट -1 to 0, -2 to -1। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। ओके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, fx इक्वल 1 0 -1, तो 1 कब होगा जब x पॉजिटिव है, 0 पर बच्चों 0 है, नेगेटिव पर माइनस। या हम इसको दूसरे फॉर्म में बच्चों लिख सकते हैं fx इक्वल mod x अपॉन x, x नॉट इक्वल 0, x इक्वल 0 पर बच्चों रिजल्ट 0। या इसकी थर्ड फॉर्म होती है x अपॉन mod x, x नॉट इक्वल 0, 0 पर बच्चों वैल्यू 0। तो डोमेन तो आपको दिख ही रही है, कुछ भी पुट कर लो, बट जो रेंज है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड है। तो क्या आ रहा है 1 0 -1। ओके बच्चों, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो आपको याद होगा x पॉजिटिव पर आउटपुट बच्चों कितना आ रहा था 1, बट इक्वलिटी होल्ड नहीं थी। x नेगेटिव पर आउटपुट आ रहा था -1, यहां भी इक्वलिटी होल्ड नहीं थी। इक्वलिटी होल्ड सिर्फ और सिर्फ 0 वाले पे थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th में। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल a टू द पावर, a जो है वो आपका 1 नहीं होना चाहिए और ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों इसकी जो डोमेन होती है वो होती है एनी रियल नंबर, बट जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 to ∞। ठीक है, अब इसमें जब ग्राफ बनेगा तो इसमें 2 केसेस होते हैं। अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 1। बट a की वैल्यू 0 से 1 है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, 1। अब डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जनरल वे में कैसा होता है, लॉग बेस a2x। ओके, तो इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो डोमेन होती है वो आपकी होती है 0 to ∞, बट इसकी जो रेंज होती है वो आपकी होती है रियल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो a होता है वो भी बच्चों कैसा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो केस 1, a की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1, 0। सेकेंड केस, अगर a की वैल्यू 0 से 1 है तो बच्चों इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ओके, ये हो जाएगा 1, 0। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 की टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट 1 फंक्शन, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 1 फंक्शन का सेकंड नेम होता है इंजेक्टिव फंक्शन।
ठीक है, तो देखिए बेटा, वन वन फंक्शन का मीन होता है हर एक प्री इमेज की ओनली वन इमेज और यूनिक हो। यूनिक का मतलब है कि x2 की y1 ना हो, x2 की कोई और हो, x1 की कोई और इमेज हो। सिमिलरली x3 की इमेज y3, x4 की इमेज y4। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे वैल्यूज का मतलब है इमेज से और डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब है आपका प्री इमेज से, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका जो प्रोसीजर होता है, अगर आपके सेट इनफाइनाइट फॉर्म पे है तो बच्चों इसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, fx1 इक्वल fx2 गिव्स x1 इक्वल x2। अगर ऐसा रिजल्ट मिल जाता है तो भी ये क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन। चलिए सेकंड डिस्कस करते हैं मैनी वन फंक्शन। नाम से ही क्लियर है मैनी वन फंक्शन कि इसमें जो प्री इमेज है, दो प्री इमेज की वैल्यू सेम हो सकती है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। अगर इसमें भी इनफाइनाइट सेट आपको गिवन है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे fx1 इक्वल fx2, बट जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, नॉट इक्वल। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का भी एक सेकंड नेम होता है surjective फंक्शन। ठीक है, तो इसमें बच्चों होगा क्या, ऑन टू का मीन्स ये है कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होगी। ठीक है, आइए जरा चेक करते हैं। देखिए आपकी जो रेंज है वो स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है y1 y2 y3 y4, आप चेक कर सकते हैं। और कोडोमेन भी इस बार y1 y2 y3 y4 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल आ जाता है तो वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनटू फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, कोडोमेन। ठीक है, आइए छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5। चेक करिए, फंक्शन है यस, तो इसका जो रेंज है वो आपका कितना हो जाएगा, y1 y2 y3 y4, और ये जो कोडोमेन है y1 y2 y3 y4 और y5 हो जाए। तो आपको दिख रहा है रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों करना क्या है, वन वन एंड ऑन टू में वन वन फंक्शन चेक करना है और ऑन टू चेक करना है। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वन वन एंड इनटू। सिमिलरली इस पे भी आपको वन वन एंड इनटू चेक करना है। वन वन का प्रोसीजर अलग फॉलो होगा, इनटू का प्रोसीजर अलग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आप सबके माइंड में बात चल रही है, सर आपने वन वन के साथ ऑन टू लिया, वन वन के साथ इनटू लिया, वन वन के साथ मैनी वन क्यों नहीं ले रहे हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैनी वन और वन वन में क्या है, fx1 इक्वल fx2। अगर x1 x2 की इक्वल आ जाता है तो ये वन वन होगा, x1 x2 के इक्वल नहीं आता है तो ये क्या होगा, आपका मैनी वन होगा। क्या दोनों चीज साइमल्टेनियसली पॉसिबल है, इसलिए वन वन मैनी वन एक साथ नहीं आते। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं मैनी वन फंक्शन को ऑन टू के साथ। तो आपको प्रोसीजर क्लियर है, मैनी वन चेक करना और ऑन टू चेक करना है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब डिस्कस करते हैं मैनी वन एंड इनटू। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, पहले मैनी वन चेक होगा फिर इनटू। कुछ इंपॉर्टेंट बात, एक टर्म यूज होगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मींस होता है जो फंक्शन है वो आपका वन वन एंड ऑन टू बच्चों बोथ होना चाहिए। अगर वन वन एंड ऑन टू बोथ है तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके,